एक आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा और मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी सर। थैंक यू मैम। तो निम्नलिखित में से जो असंगत है, यानी जो जोड़ा योग में पेयर सही नहीं है, उसको छांटना है। तो उत्तर आपने दिया है, उत्तर अगर आप बता दें तो उस पर हम चर्चा करें। सर थर्ड पॉइंट, अपमानित होना, पश्चाताप करना। थर्ड हाँ वन। जी। किसी को कोई इसमें दिक्कत कि यही क्यों होगा, बाकी क्यों नहीं होगा? सर इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? अपमानित होना का मतलब क्या? सम्मान पाना? हाँ जी, अपमान और सम्मान ये एक दूसरे के पूरक हैं विलोम के रूप में। पश्चाताप जो होता है, किसी गलती का एहसास है तो वो उसका खुशी के अर्थ में होगा। पश्चाताप का एग्जैक्ट विलोम होना चाहिए प्रफुल्लित। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, आप सभी भी वाकिफ होंगे कि विलोम लिखते समय ना हमें केवल अर्थ पे नहीं जाना होता है, हर शब्द के विलोम भी उसके अनुरूप उचित होते हैं। क्या वो तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, उसके हिसाब से विलोम शब्द बनते हैं। जैसे पानी, आग और अग्नि, रात और रात्रि, तो रात का विलोम दिन होगा, रात्रि का विलोम दिवस होगा। ये तो आसान उदाहरण है। अगर इसी तरह से कोई शब्द आए तो वहां ध्यान रख, अंधकार का प्रकाश होगा, अंधेरा का उजाला होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, या कोई और जिज्ञासा हो? यस। अब पर्यायवाची चीजें याद करने वाली हैं, लेकिन इसमें आपके हिसाब से क्या उत्तर है? अश्व यानी घोड़ा का पर्यायवाची कटक। कटक। फोर्थ। ओके, फोर्थ है। हाँ ठीक है, क्योंकि कटक शब्द का कहीं से भी अर्थ घोड़ा नहीं होता, अश्व नहीं होता। बाकी सब का अगर आपने पर्यायवाची सर्च किया होगा तो ये सब उसके घोड़ा के और अश्व के पर्यायवाची वाजी, तुरंग और है आते हैं। कटक नहीं आता है, वो किसी और अर्थ में उसका जाता है, कड़ी या कुछ इस तरह का है। एग्जैक्ट मैंने देखा नहीं, लेकिन ये कटक ही इसका उत्तर होगा, पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची में जी जी मुसरत मैम, सॉरी, कोई जिज्ञासा हो तो पूछे, नहीं तो हम आगे सर बढ़ेंगे। कटक, सर कटक का अर्थ क्या होता है? सर कंटक होता है क्या? नहीं, कंटक नहीं होता, उसका अर्थ कुछ दूसरे अर्थ में, मैंने देखा नहीं हूं उसको, तो अगर मैं उसको देख करके फिर मैं सर बता दूंगा, लेकिन घोड़ा नहीं होता है उसका अर्थ। बादल होता है सर। क्या? अश्व का मतलब घोड़ा होता है क्या सर? किसका? ये जो मतलब है सर, अश्व हाँ का इसका मतलब क्या जी होता जी, है सर? और अश्व ये यानी बाकी घोड़ा। हाँ, बाकी अश्व ये यानी जो 1 घोड़ा। 2 3 है, इसका जी भी जी, मतलब वही होता है, घोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, मैम हॉर्स के लिए यूज होता है ये ना। हाँ नहीं, ये घोड़ा। कटक का मतलब तो सर बुद्धर क्रिया किला होता है, किसी को ओके, गढ़ थैंक यू या थैंक यू। प्राचीर, उसको कटक बोलते हैं, कटक अटारी बोलते हैं इसे। सचिन दुर्ग पर्यायवाचियों यानी कैसे? किला। देखिए, पर्यायवाची ऐसे शब्द हैं ना मैम कि उसके कई तरह से अर्थ निकलते हैं, लेकिन उनमें क्या सही होना चाहिए। अब कटक का मैंने यहाँ देखा नहीं है क्या क्या अर्थ है, लेकिन ये मैंने सर्च किया है कि कटक शब्द का मतलब घोड़ा नहीं है, अश्व यानी घोड़ा, जिसको अश्व में भी दिक्कत है। तो ये बाकी तीन शब्द जो 1 2 3 है, सर कटक का अर्थ शायद समूह अथवा पैर का कड़ा। हाँ इस समूह रूप में, अथवा जी पैर का जी कड़ा। बिल्कुल, इस रूप में इसका प्रयोग होता है, ये कड़ा के रूप में, और जो आप कह रहे हैं, लेकिन समूह। हाँ, लेकिन वो अश्व यानी घोड़े के अर्थ में नहीं होता है, बाकी सब उसका है। अब इन शब्दों की अपनी व्युत्पत्ति के आधार होते हैं, उतनी गहराई में हमें जाने का अर्थ नहीं कि अश्व का घोड़ा, बाजी, तुरंग क्यों पड़ा। हर शब्द को रखने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन उतनी गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सॉरी, कविंद्र का संधि विच्छेद। सर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, सॉरी फोर्थ होना चाहिए, कवि प्लस। अब फोर्थ उसमें ऑप्शन सर। फोर्थ होगा सर, कभी प्लस कभी छोटी आएगी। हाँ जी, तो फोर्थ वन।
एक मिनट, हाँ मैं जस्ट मिनट जरा। एक्चुअली ये दीर्घ संधि है और इसमें छोटी छोटी मिलके बड़ी बन जाएंगी। कौन सा बताया आप लोगों ने? थर्ड है? सर नहीं, चौथा फोर्थ। आखिरी सर कवि फोर्थ अच्छा, फोर्थ संधि में दीर्घ संधि होगा सर। हाँ, दीर्घ होगा। ओके। छोटी मिलके प्लस छोटी मिलके बड़ी बना देंगे। तो पहला वाला क्यों नहीं होगा? वहां भी सर तो ई कभी। में जो बिंदी लगी है वो गलत है सर, इंद्र गलत लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें संधि विच्छेद करते हुए जो विच्छेद होता है, विच्छेद यानी तोड़ के अलग करना। संधि और समास दो लगभग ऐसे हैं जिसको समझना है, आगे भी आएगा। वर्णों का विच्छेद होगा तो वो संधि होता है, और पद का विग्रह होगा तो वहां पर समास होगा। जब समास का शब्द आएगा तो चर्चा करेंगे हम। तो लेकिन जब ये विग्रह हो तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि विग्रह के बाद शब्दों की स्पेलिंग, वर्तनी सही होनी चाहिए। नहीं तो फिर उसमें हम मिलते जुलते जो शब्द होंगे ना, वो गलती कर देगा। और जिस भी सर ने बताया, 2-3 लोगों ने, बिल्कुल दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। तो संधि में हमें ये ध्यान रखना है, ज्यादा गहराई में जाना नहीं है क्योंकि ये बहुत डिटेल में है। 3 भेद हम संधि का जरूर ध्यान रखें। कोई बताएगा कि संधि के कौन कौन से 3 भेद हैं? स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि बिल्कुल, एवं ये विसर्ग सबने संधि। अप टू 10th तक लगभग सभी ने पढ़ा होगा जिसके पास हिंदी होगी। तो अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्वर संधि है, कौन सा व्यंजन संधि है और कौन सा स्वर्ग संधि है। तो सॉरी, विसर्ग संधि। तो ये कैसे? आप लोगों ने कहा कि दीर्घ संधि किसका भेद है, स्वर संधि का या व्यंजन संधि का? स्वर सर संधि। स्वर संधि का है। ओके, कैसे दो पहचानेंगे स्वर के कि मेल ये से स्वर संधि होती है। सर जो बीच में योग का चिन्ह दिया हुआ है, उसके दोनों तरफ जो आखिरी शब्द है, उधर से कवि ई की ई और उधर से भी जो प्रथम वर्ण है ई, दोनों ही स्वर है, इसलिए इसको हमने स्वर संधि बोले सर। और बड़ी मात्रा बन गई तो इसको फिर वो कर दिया हमने, वृद्धि जी संधि का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई साथी, अगर किसी को दीर्घ लगे कि संधि, मैम वृद्धि। की परिभाषा से या तर्क से जो बता रही हैं अलग है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम। इसका सीधा सा नियम है सर जी कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी वर्ग का ह्रस्व दीर्घ स्वर्ग आ जाता है तो वो उसका दीर्घ ही होता है। जी जैसे जी कवि का ई है, ह्रस्व ई है, और इंद्र का ई ह्रस्व ई है, यानी छोटा ई। जी तो जी दोनों मिलकर के जब हम बनाएंगे तो बड़ी ई हो जाएंगे। जी। हाँ, ये यही दीर्घ बिल्कुल संधि की बिल्कुल परिभाषा। सही है, लेकिन इसको और सामान्य रूप से वे साथी समझे। जैसे कोई कहेगा कि इसमें कहाँ है, कवि में तो वह है, वह तो स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो आप वर्ण की बात हम कर रहे थे। वर्ण की परिभाषा हम सभी साथियों को मालूम होगी कि वर्ण क्या है, भाषा की न्यूनतम इकाई है। तो जब हम कवि में व को अगर तोड़ेंगे, वी को, तो व प्लस ई होगा, अंतिम वर्ण ई है। और उधर भी इंद्र है, उसका पहला वर्ण ई है, और ये दोनों स्वर हैं। थोड़ी खांसी हो गई है, कोई बात नहीं। तो और जब दोनों शब्दों का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों स्वर होगा, तो वो स्वर संधि का उदाहरण होगा। इतना हमें बस ध्यान रखना है स्वर संधि के लिए। फिर जब भेद की बात आएगी तो देखेंगे, उतनी गहराई में मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है। हेलो सर, जी, ये मात्रा और वर्ण में क्या अंतर है? मात्रा यानी स्पेलिंग, वर्तनी जिसे बोलते हैं हिंदी में। वो ये आकार तो मात्रा होता है या वर्ण है? क्या क्या आकार? मात्रा है कि वर्ण है? मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। आकार मात्रा है या वर्ण है सर? आकार? आकार तो मात्रा है, जैसे वर्ण तो आकार भी तो मात्रा होगा। हाँ, वो छोटी मात्रा हो गई। देखिए, वर्ण जब वर्ण जब क्या होता है? जब
वर्ण के स्वर को हम मात्राओं के रूप में भी तो देते हैं ना। जनरली व्यंजन पे मात्रा लगती है, जब ई की छोटी मात्रा लग जाएगी तो वो वर्तनी मात्रा के रूप में हो जाएगी। जब ई को वर्ण को हम सीधे ई लिखेंगे, इमली में ई लिखते हैं, तो ई यहाँ पर वर्ण है। और किताब में हम मैं कुछ कहूँ, जी जी वर्ण तब तक जो है पूरा नहीं होता जब तक उसमें स्वर नहीं लग, स्वर ही मात्रा है। जैसे वह आपने बताया ना, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, आधा माने का पे हलंत होगा, फिर आ होगा, तब का बनेगा। उसी तरह व पे हलंत होगा, फिर छोटी ई बनेगी, तब वी बनेगी। तो इसी तरह जब स्वर लगता है तभी वर्ण पूरा होता है, पूरा उच्चारण होता है, नहीं तो आधा उच्चारण होता है वो। हाँ, वो दो चीजें हो गई ना सर। फिर वो स्वर और व्यंजन की हम बात करेंगे तब होगा उसमें। बिल्कुल जी, जब व्यंजन पे लगेगा मात्रा तभी वो फिर अक्षर हम कहते हैं उसको। वर्ण का मतलब है कि उस न्यूनतम इकाई। मैं उस इतने डिटेल में नहीं ले जाना चाहता, और हम लोग जाने की जरूरत भी नहीं है फिलहाल। इतना हमें जानना है, जैसे मनोज सर का जो प्रश्न था वाजिब है, जब वर्ण के अक्षर, वर्ण जब वर्ण के रूप में रहेगा, स्वर है अगर, तो वो वर्ण कहलाएगा। लेकिन अगर वो मात्रा लग गई किसी भी वर्ण या अक्षर के ऊपर, तो वो मात्रा होगी। उदाहरण दिया ना, इमली में ई वर्ण है, किताब में ई मात्रा है। क्लियर यहाँ इस पे मनोज सर? हाँ सर, ठीक है। तो हमें स्पेलिंग का ध्यान रखना है, जैसे अंग्रेजी में है वैसे ही हिंदी में, कि अगर हम बदलते नियम में हमें, जैसे यह जो संधि है स्वर संधि है, तो स्वर संधि के लिए बेसिक हमने बता दिया कि आपको कैसे पहचानेंगे कि यह स्वर संधि का भेद है। जब और उदाहरण आएगा आगे में, अगर वो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा तो और भी दोनों में हम अंतर और बेहतर कर पाएंगे। वैसे स्वर संधि को आप, जैसे सर ने कहा दीर्घ संधि है, बहुत सारे संधि भेद है, तो अगर हम उसे कराने लगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। अगर किसी ऐसे जरूरत महसूस करेंगे साथीगण, तो किसी दिन हम संधि पर एक अलग से क्लास कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है जी। इसमें और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ ले, किसी की कोई ऐसी जिज्ञासा हो तो, नहीं तो हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। सर अभी एक हर्ष बता रहे थे सर, हर्ष वो क्या होता है? हर्ष का मतलब, हाँ बिल्कुल वो साहित्यिक है। हर्ष का मतलब छोटी, दीर्घ का मतलब बड़ा। जैसे छोटी, हम कहते हैं ना ये छोटी मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है। ये जैसे हम कहते हैं ना ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, ठीक है ना। जैसे कवि में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो छोटी के लिए हम हर्ष कहते हैं, ठीक है ना। और अगर बड़ी की मात्रा लगी होगी, जैसे कविंद्र शब्द में वह पे बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी के लिए हम कहेंगे कि ये दीर्घ है, दीर्घ ई है। और कवि में हर्ष ई है, छोटा ई। सर ये 4 नंबर होगा आंसर? हाँ बताएं, आप लोगों ने बताया था ना। कौन सा था? 4 नंबर। हाँ जी, 4 नंबर का उत्तर बताया था ऑलरेडी सबने। ठीक है जी सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ जी, ये मनोज सर ने डाला था आंसर करके, और हमारे कोई साथी बड़े जोर से उस पर हंसे थे इमोजी के माध्यम से। और शब्द भी ऐसा है कि हंसी आएगी। चंद्रमुखी अगर कोई है तो भी खुशी तो होगी ही। फोर्थ इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुव्रीहि क्यों है, कर्मधारय क्यों नहीं? हाँ, चंद्रमा जैसा मुख है जिसका, तो उसको कहना चाहिए ना, मतलब मेरे हिसाब से कर्मधारय होना चाहिए। हाँ बिल्कुल वाजिब प्रश्न उठाया है आपने। लेकिन हाँ, अगर उत्तर जो इसका मिलेगा बाकी लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, कर्मधारय या बहुव्रीहि या कोई और? कर्मधारय ही होना चाहिए सर। कर्मधारय होगा सर, कर्मधारय। अच्छा, ऐसा कोई साथी जो कहे कि नहीं जी हम कर्मधारय से परे जाएंगे कहीं और? होना चाहिए सर। ओके, कर्मधारय इसका उत्तर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसे अब जाने हम, ठीक है। क्योंकि व्याकरण की चीजें, यह जो शब्द है चंद्रमुख नहीं है, चंद्रमुखी है, ठीक है। तो यह चंद्रमा जैसा मुख है जिसका, हाँ चंद्रमा जैसे मुख वाली या लेकिन चंद्रमा, हाँ विशेष के लिए में कुछ नहीं आ रहा ना सर। सर ये किस विशेष के लिए यूज हो रहे हैं? कौन? जी हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ कि जैसे
बहुब्रीहि समास की परिभाषा सबको पता है कि बाहरी अर्थ प्रधान होता है। जैसे हमने लंबोदर कहा तो बड़े पेट वालों की आज भी कमी नहीं है, लेकिन हम गणेश के अर्थ में लेते हैं। इज इट? कोई दिक्कत? लंबोदर सही है शब्द है तो है क्या कि जब हम इससे अलग भी किसी खास वर्ग समूह को संबोधित करते हुआ कोई शब्द विशेषण विशेष्य के रूप में है तो वह है कर्मधारय होते हुए भी कर्मधारय नहीं होता है, उसे हम बहुब्रीहि के रूप में लेते हैं। जैसे सर कि जैसे पीताम्बर। पीताम्बर तो जनरली हम उसको कहेंगे विशेषण विशेष्य, लेकिन चूंकि वो सब रूढ़ हो चुका है, वो पीताम्बर कहने का मतलब अर्थात हम कृष्ण या विष्णु के अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन चंद्रमुखी के लिए हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लेते हैं। जैसे लंबोदर कहा तो गणेश हो गए, या चक्रपाणी कहा तो विष्णु हो गए, तो वहां पर अन्य बाहरी अर्थ पहले से रूढ़ है जो जनरली हम जानते हैं। चंद्रमुखी शब्द में जो भाव है बहुब्रीहि का वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, वह उन तमाम सुंदर स्त्रियों के समूह के लिए है। तो यह भी किसी खास वर्ग विशेष के लिए हो जाता है, इसीलिए चंद्रमुखी शब्द भी बहुब्रीहि के रूप में माना जाएगा। अब कोई जिज्ञासा हो या अभी भी लगे कि नहीं जी, तो आप प्रश्न करें। चंद्रमुख शब्द होता तो वह कर्मधारय होता, चंद्र के समान मुख। सर लेकिन ये तो लेकिन वैसे भी बहुब्रीहि में तो बताते हैं कि हमेशा तीसरा सर अर्थ लेकिन निकलता किसी है। नए शब्द नहीं, का हाँ होता है, लेकिन एक्सेप्शनल भी चीजें होती हैं, एक्सेप्शनल भी चीजें होती हैं जो नियम से परे है। तो सर चंद्रमुखी अगर है बहुब्रीहि तो चंद्रमुख क्यों नहीं होगा सर? चंद्रमुख का तो उसमें कि चंद्र के समान वो भी मुख तो हो गया ना। हाँ, चंद्रमा के समान मुख वाला वो हाँ, भी तो मुख एक वाली समूह नहीं को, है ना, या मुख वाला नहीं है, वहां पर वो भी चंद्र के तो समान पुरुषों के एक समूह को में पुरुष स्त्री से कोई वहां नहीं, चंद्र के समान मुख है, तो इसलिए वो सारे मुख को लेकर के विशेषण विशेष्य में सॉरी क्या उपमा उपमेय के रूप में किया गया है, इसलिए वहां पर किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं कहा गया है, चंद्र के समान मुख को कह दिया गया है। लेकिन अगर वही मुखी होने से चंद्र के समान मुख वाली सुंदर स्त्रियों के एक समूह के लिए कहा जाता है, इसलिए व्याकरण की किताब की जो परिभाषा है वो गूगल में तो चंद्रमुखी ये दे रहा है कर्मधारय। नहीं, गूगल को छोड़ दीजिए, व्याकरण की किताब की जो मेरे पास मैं देखूंगा क्योंकि ये इस रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कई बार का जांचा परखा प्रश्न है, डिस्कस के साथ का है। और चंद्रमुखी शब्द उसी अर्थ में है सुंदर मुख वाली कुछ विशेष स्त्रियों के समूह के लिए, इसलिए है वो वहां पर चंद्रमुखी बहुब्रीहि। अब एक मतलब इसको दूसरा एक्सेप्शन में रखा जाए सर। हाँ, एक्सेप्शन में रहते हैं ऐसे, आपको अभी कई एक्सेप्शन में और एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे महात्मा शब्द है, आपके हिसाब से महात्मा कौन सा ये समास है आप सभी के हिसाब से? कर्मधारय समास। कर्मधारय है, बहुब्रीहि भी होगा सर। बहुब्रीहि। अब देखिए आपने कहा ना मनोज कि बहुब्रीहि भी होगा, तो समास में होगा नहीं, दोनों ही होगा, जिसमें मैंने अध्ययन किया है दोनों ही होगा। अब उसके समास के कई ऐसे पद हैं, मैं समास में पद की बात करूंगा, शब्द नहीं बोलूंगा। ये भी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि शब्द को पद कब बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ये भी आप लोग देखेंगे। तो कई ऐसे विग्रह होंगे ना समासिक पदों के, विग्रह के आधार पर भी हमें भेद का निर्धारण करना होगा। अब ये जो शब्द है इसमें दोनों ही होगा, ठीक है। महान है आत्मा जो, और महान है आत्मा जिसकी। अब जिसकी लगा दिया तो यह किसी खास व्यक्ति विशेष या समूह के लिए हो गया, तो यह विग्रह महान है आत्मा जिसकी, यह विग्रह ले गया इस पद को बहुब्रीहि की ओर। और महान है आत्मा जो यह कहता है कि यह एक विशेषण विशेष संबंध बता रहा है, इसलिए वहां पर ये कर्मधारय हो जाएगा। इसी तरीके से सर जी सर चंद्रमुखी इसमें सर इस शब्द में विशेषण क्या है सर और विशेष्य क्या है सर, जरा प्रकाश डालेंगे बताएं। इसमें चंद्रमा और मुख दो शब्द है, चंद्र और मुख, कौन किसकी विशेषता बता रहा है?
चंद्रमा मुख की विशेषता बता रहा है या मुख चंद्रमा की विशेषता बता रहा है? चंद्रमा मुख की बता रहा है कि मुख चंद्रमा के समान बता रहा है। ठीक है ना। वैसे भी आप देखें चंद्रमुखी मुख की विशेषता बता रहा है कि वो चंद्रमा के समान है। तो यहाँ मुख जो है वह समाचार उपमेय है। हर विशेषण विशेष से ही नहीं होगा, विग्रह के अनुसार। एक चीज आप ध्यान रखें कि जब हम कर्मधारय की बात करते हैं तो दो विग्रह होते हैं, के समान, रूपी या अथवा जो से। तो के समान से विग्रह हो रहा है अगर समास में, कर्मधारय में, तो वो हमेशा ही उपमेय उपमान संबंध होता है। तुलना होता है चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख, के समान। तो मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही, तो यहाँ विशेषण विशेष नहीं, उपमेय उपमान संबंध है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिससे की जाती है वो उपमान होता है। तो मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए मुख जो है यहाँ उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, चंद्र के समान मुख वाली। ठीक है, ये वो उपमेय उपमान के लिए मैंने बताया। ये नहीं बताया कि ऐसा विग्रह कर देने से ये फिर कर्मधारय हो जाएगा। ये 100% उदाहरण बहुब्रीहि का ही है। जी प्रदीप सर। लेकिन बहुब्रीहि में सर तो दो पदों से मिलकर जो तीसरे का अर्थ हाँ जी, देता है तब बहुब्रीहि होता है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने अभी लेकिन यहाँ तो कुछ, जी यहाँ तो कोई तीसरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है सर। जैसे लेकिन गोपाल, गो को पालने वाला अर्थात कृष्ण हो जाता है। जी लेकिन चंद्रमुखी में क्या हो रहा है? इस तरह से तीसरा पद का तो कोई निर्माण नहीं हो पा रहा है सर। नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा ना कि उसके अपने जो उस देखिए एक परिभाषा रूढ़ होते हैं कि ये हैं, लेकिन उससे परे भी परिभाषा के एक्सेप्शंस के रूप में चीजें चलती हैं और समाज में आपको खूब एक्सेप्शन मिलेगा। अभी और परिभाषाओं पर आएंगे तो आपको लगेगा। उस रूप में चूंकि चंद्रमुखी शब्द में जो व्याकरण की कई किताबों ने इसे बताया है कि यह किसी खास वर्ग समूह जो सुंदर मुख वाली महिलाएं हैं उनके लिए द्योतित शब्द है, इसलिए यहाँ पर विशेष वर्ग के लिए व्यक्ति को न होते हुए, इसलिए उनके व्याकरण के नियमानुसार ये बहुब्रीहि होगा। जैसे अभी हमने महात्मा और महात्मा शब्द की अभी बात की ना, वहां भी है, वहां भी कोई ऐसा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है महात्मा, लेकिन विग्रह के अनुसार वो भी अपने आप में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो जाता है। जी बताएं मुझे सर, इसमें चंद्रमुखी से मुख से क्यों कम वो किया गई उपमा? चंद्र नैनी भी तो कह सकते थे ना सर। इसका ये शब्द ऐसे हिंदी में क्यों बनाए गए? चंद्रमुखी तो चंद्रमा का, सूर्यमुखी भी। जी नहीं, ये सारी चीजें तो फिर थोड़ी विषयांतर हो जाएगा ना। शब्दों की व्युत्पत्ति के अपने कई रूप होते हैं, ठीक है ना। वो अर्थ के आधार पर है, रचना के आधार पर है, इतिहास के आधार पर है, कई कारण हैं जो शब्द को बनाए गए हैं। तो अब जहां पर जिस तरह के शब्द की जरूरत होगी तो ये अलंकृत में आते हैं क्या? ये अलंकरण किया गया है या ऑब्वियसली ये सब मृगनैनी है? जो भी थोड़ी सी किसी की विशेषता बताने वाली चीजें होती हैं वो अलंकृत अलंकरण में ही आते हैं, आभूषण की ही तरह प्रयोग होते हैं। अब साहित्य में हम सीधे सीधे एक और एक दो नहीं होता है। साहित्य की चीजें कहने का मतलब होता है कि एक और एक 11 कहने की बात को थोड़ी सी हम उसको अलग साहित्यिक अंदाज में देते हैं। तो इसलिए ऐसे शब्द बने हैं एडजेक्टिव्स के रूप में जो कि प्रयोग किए जाते हैं। तो नहीं, इनके पीछे कोई कौन कहानी या कोई लॉजिक है या सर वैसे ही? देखिए नहीं लॉजिक यहाँ ये हो सकता है जो मुझे लगता है, चंद्रमा को हम सुंदरता का उपमान मानते हैं, तो मुख को सुंदर बताना है इसलिए हमने उपमान को उससे तुलना कर दिया। जब भी हमें तो चंद्रमा को सर शीतलता का मानते हैं, वो भी है, वो भी अलग है। शीतलता की जहां बात आएगी वहां भी हो जाएगी, चांद सा शीतल है, चांद से शीतल, लेकिन वो अलग अलग है ना। एक ही चीज के कई गुण हैं, तो जहां पर जिस तरह की जरूरत होती है हम उस पक्ष के हिसाब से लेके चलते हैं शब्दों के अर्थ। बिल्कुल सर, इसलिए मृगनयनी से तुलना की जाता है। मृगनयनी, नयनों का उपमा मृग से ही दिया जाता है, शेर से या बाघ से नहीं। हाँ बिल्कुल, वो भी मृगनयनी शब्द भी आएगा तो वो भी बहुब्रीहि हो जाएगा। नहीं सर, इसमें चंद्र नैनी भी तो कह सकते थे नहीं सर? चंद्र नैनी शब्द का प्रयोग मैंने कभी सुना नहीं है। कुछ बोलूं? जी
सर रात के समय चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, तो ऐसे मुखड़े को सुंदर करने के लिए, और जो बिल्कुल मृग वही होता है बात उसकी आंखें जो होती है मृग की वो जी तीखी होती है, जी तो मृग के हाँ समान होने वाली। अब चंद्र नयनी कैसे बोलेगा इसका तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, नहीं वो शब्द का प्रयोग नहीं, देखिए क्रिएटिविटी में तो हम करना चाहें कुछ भी ऐसा बनाए तो दूर दराज तक जाके सोचे तो हो सकता है हो, लेकिन प्रचलित शब्द जो बने हुए हैं उसके प्रचलन की बात की जा रही है ना सर। जी जी, तो मृग वो चंद्र नैनी शब्द का नैन और चंद्र का कहीं कोई ताल्लुक ऐसा बनता नहीं है। अब किसी रूप में अगर सर को लगा हो तो अलग बात है, इसलिए वैसा प्रयोग नहीं होता, कुछ तो आधार होता ही है। नहीं, मैंने तो सर पूछा कि क्यों नहीं होता सर। एक्सक्यूज मी सर, नहीं नहीं, वो देखिए चंद्र मैम ने भी स्पष्ट किया मेरे हिसाब से भी कि चंद्र और नैन, आंखों की बात होगी तो आंखों से ही तो तुलना होगी ना, मृग नैनी। अब जो हिरण की आंखें हैं वो सुंदरता की पर्याय हैं, तो किसी की आंखें सुंदर हैं तो हम उसे कह देते हैं, तो जो उस रूप में बने हुए उपमान है उससे बना हुआ है। अगर आप चंद्र नैनी शब्द का प्रयोग करें तो मैं अब उतनी गहराई में तो नहीं बढ़ूंगा, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब जैसे कमल नयन होता है तो उसमें भी आंखें नहीं होती हैं, तो हम कमल नयन क्यों कहते हैं। तो कई ऐसे जो प्रतीकात्मक शब्द सौंदर्य के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, चले आ रहे हैं, तो हम उसको जानते हैं, लेकिन आप जो नया शब्द क्रिएट कर रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में, तो उस पर थोड़ा सा शोध करके बताना पड़ेगा कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्योंकि ये प्रचलित कभी हुआ नहीं, मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने कहीं प्रयोग इसका पढ़ा है तो उस पे हमें जाना पड़ेगा। मैं काट नहीं रहा हूँ कि क्यों हो नहीं सकता, लेकिन मैं अभी ये नहीं मेरे जिज्ञासा इतनी थी सिर्फ कि सर जो शब्द हमने अभी तक रूढ़िवादी देखे हैं कि भाई चंद्रमुखी होता है तो वो चंद्रमुखी होगा, तो जी चंद्र नैनी अगर नए नए शब्द जो डेवलप हो रहे हैं आखिर ऐसा क्यों है, या तो उसके पीछे कोई लॉजिक हो। नहीं, सर लॉजिक सर तर्क तो है ही ना। चंद्रमा जिस जी तरह जी से उपमान है सुंदरता के लिए, तो चेहरे की सुंदरता के लिए या जब भी किसी की सुंदरता या प्रिय दिखाना होता है तो मनुष्य के चेहरे से ही पहचान होती है। इसलिए चांद सा टुकड़ा, चांद सी दुल्हन और सुंदरता के लिए चंद्रमुख का दिया जाता है। और कमल की पंखुड़ियां नयन की तरह होती है, इसलिए कमल नयन भी कहा जाता है। थैंक मैडम यू ये सर। कमल की पंखुड़ियों के कारण कहते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए एक्सक्यूज मी सर, हाँ 1 by 1, हाँ दिनकर सर, उसके बाद सर इसमें चंद्रमुखी में क्या हम ये मान सकते हैं कि जो विशेष का मतलब विशेष व्यक्ति या तो विशेष व्यक्ति समूह के बारे में बताया जाए तो उसको बहुब्री समास मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। हाँ, और तो फिर सर हाँ, ये राजर्षि में जी राजर्षि या महर्षि में उसमें तो कर्मधारय होता है। राजर्षि में ऐसा मैं क्या, कुछ बोलना चाहती हूँ, हाँ जी जी जैसे महर्षि है वो है महान है जो ऋषि, और जी जो अभी कहा है चंद्रमुखी तो चंद्र के समान है मुख जिसका, बस यही अंतर है सर। हाँ वो वहाँ तो जो है अब क्या नहीं जिसका है। वहां पर जो जिज्ञासा है कि उसका चंद्र के समान मुख है जिसका, तो किसका, जैसे बाकी के लिए तो बाहरी अर्थ में है ना, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, कहा ना सर कि उसमें एक वो सुंदर हाँ स्त्रियों को ले लिया बिल्कुल गया। वही है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन हाँ ये इसमें आप निश्चिंत रहें, इस तरह के चाहे आएगा तो आपके लिए हाँ मृगनयनी भी बहुब्रीहि ही होगा, क्योंकि वहां भी सुंदर आंखों वाली कुछ महिलाओं के समूह के लिए ही द्योतित है, इसलिए वहां भी मेरे हिसाब से एक्चुअली इसमें एक बात ये भी है कि जो बहुव्रीहि समास है वो कहता है कि ये प्राय किसी विशिष्ट को इंगित करता है, वो जी प्राय है, ये नहीं कि वो विशिष्ट को करेगा ही किसी एक बंदे हाँ को, वो ग्रुप भी कर सकता है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले बाकी समास पर भी ना, तो एक्सेप्शंस वाली चीजें खुद ब खुद लगेंगी कि हाँ एक्सेप्शंस है। जैसे भेद हमारे कितने हैं, बाकी जो साथी हैंड रेज की थोड़ी चर्चा कर लें, फिर आपकी जिज्ञासा को भी सुन लेंगे। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं सर। 6 भेद हैं, ठीक है, कोई एक साथी बता दे। अव्ययी भाव कर द्विगु, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अपव्ययी, भाव तो तत्पुरुष। सॉरी सर, अव्ययी समास।
कोई बात अव्ययी भाव और तत्पुरुष। हाँ जी, अब इसको समझना है। जैसे अव्ययी भाव समास, पहला से हम शुरू करें। अव्ययी भाव क्या इसकी परिभाषा है कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो। पद की मैं बात कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा जानेंगे कि समासिक शब्द जो होते हैं, जुड़े हुआ शब्द है तो समासिक है, उसको हमने तोड़ दिया तो वो विग्रह हो गया, अलग हो जाएगा। तो समासिक शब्द का पहला पद जो है अव्यय होगा। जैसे आजन्म, आमरण, यथाशक्ति, यथासंभव आदि, ऐसे जो शब्द होते हैं ये सारे शब्द अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। लेकिन कहीं कहीं इसमें भी अपवाद है। अब जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, दिन दिन, रात रात, ये सब भी अव्ययी भाव के उदाहरण है। अब आप कहेंगे दिन दिन में कहां पर है अव्यय, लेकिन जो व्याकरण में चीजें बनाई गई हैं नियमानुसार, अब दिन दिन का मतलब दिन ही दिन में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिन दिन यानी दिन भर, दिनों ही दिन ही दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन में, रात रात, रात भर। अब भर प्रतिदिन, सर प्रतिदिन भी ठीक है। दिन दिन, प्रतिदिन का वो अपने आप में अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन यानी दिन भर, दिन दिन का दिन भर हो सकता है और दिनों दिन का दिन ही दिन में होगा। लेकिन यहाँ अगर हम प्रत्यक्ष देखें तो हमें अव्यय नहीं दिख रहा है, लेकिन गहराई से जाएंगे, उसकी जितनी की मेरी अपनी समझ है, वहां पर कहीं ना कहीं अव्यय भाव के कोई और आस्पेक्ट है जिसके कारण हम उनको अव्ययी भाव समास नहीं रखते। दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, दिन दिन, रात रात, यानी जो पुनरावृत्ति शब्द हैं वो भी सर अगर हरा पीला होगा तो कौन सा समास होगा? जी, हरा पीला। हरा पीला, तो आप बताएं, हमारे साथी बताएं क्या होना चाहिए। सर ये द्वंद्व होगा, द्वंद्व समास होगा सर। द्वंद्व क्या? जो ऐसे योग में है ना, जो लगभग विलोम, जिनके माइक ओपन है उनके बंद करो, पहले माइक बंद करो जिनके चालू है। 1 by 1 करके जो बताना चाहते हैं बता के बंद कर देंगे तो सबको सुनाई देगा। जी देखिए, हरा और पीला ये एक तो ऐसा है जो प्रचलित विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आएगा भी ना तो फिर भी ये द्वंद्व समास ही होगा। अभी मैं इसलिए कह रहा था कि जो ऐसा आ रहा है, एक बार हम 5-6 समास की थोड़ी चर्चा कर लें तो मुझे लग रहा है कि आप खुद ब खुद चीजों को समझने लगेंगे। तो अव्ययी भाव का मैंने कोशिश की, लग रहा है कि कुछ समझ बनी होगी अव्ययी भाव समास की। फिर उसके बाद आपकी जिज्ञासा होगी तो उस पर आएंगे। एक बार हम 6 समास को समझ लें संक्षेप में, ताकि आपको दिक्कत आगे ना आए। ओके, आगे बढ़ूं? यस सर। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसके की विग्रह बहुत पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है कि इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, दूसरा पद, लेकिन इससे हमें पहचानने में आसानी नहीं होगी। जैसे राजकुमार, अब इसे हम कैसे पहचानेंगे? विग्रह किया होगा तो, या घुड़सवार, जलमग्न, या ऋणग्रस्त, कैसे पहचाने? ये सारे जो पद हैं समासिक पद, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। कोई हमारा साथी बता दे कि तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे अगर आता है तो। कारक का विलोप होगा, कारक इन्वॉल्व होगा। विभक्ति सर इसमें विभक्ति के अनुसार हम होती है पहचानते सर। हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अब कब आएगा विभक्ति? जब हम इसको विग्रह करते हैं। तत्पुरुष समास के जब समासिक पदों का विग्रह करते हैं तो उसमें जो उपयुक्त विभक्ति चिन्ह है, कारक का चिन्ह जो लुप्त है, वो आप विग्रह करेंगे तो वो आ जाएगा। अब जो शब्द पद हमने लिया उसी पे करते हैं। राजकुमार, क्या होगा विग्रह इसका? राजा का कुमार। राजा का कुमार, तो इसमें राजा की बात की गई है या कुमार की बात की गई है? कुमार। कुमार, कुमार यानी बेटा, और राजकुमार इसलिए कि वो राजा का बेटा है। तो राजा का पहला उत्तर पद प्रधान है इसमें। हाँ हाँ, द्वितीय पद कहिए, उत्तर पद कहिए, बात है कि हाँ, तो कुमार की बात की गई है। तो इस रूप में जहां भी होगा वो तत्पुरुष समास हो, लेकिन हमें तो विग्रह के हिसाब से ही पहचानना है।
अब उसी तरह से है, अब जैसे घुड़सवार, क्या होगा विग्रह इसका? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। अब देखिए मग्न। जैसा पद है उसके अकॉर्डिंग हम विग्रह करेंगे तो उपयुक्त विभक्ति चिन्ह बीच में आएगा, और जब ऐसा आएगा तो वो पद क्या होगा, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तो विग्रह चिन्ह तत्पुरुष कारक के चिन्ह जनरली सबको याद ही होंगे, कर्ता ने कर्म से लेकर के, तो उसके हिसाब से हमारा तत्पुरुष समास, तो हम तत्पुरुष समास को पहचान लेते हैं, जो आसानी होती है। तीसरा जो स्वर ने कहा था द्वंद्व समास की हम बात कर लें। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। विग्रह करेंगे तो और लगता है, लेकिन हर जगह और नहीं लगता है। हम जनरली यही जानते हैं कि और से विग्रह हो रहा है, विलोम शब्द है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अब जैसे सर ने हरा और पीला कहा था, या कुछ दो शब्द थे जो प्रचलित युग में नहीं है विरोधी रूप में, क्या शब्द बोला था दोनों पद सर? जिसने भी बोला था, जिस साथी ने? हरा और पीला सर। हाँ, हरा पीला शब्द बोला आपने। तो हरा और पीला भी हो सकता है अगर वो किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। ऐसे और का मतलब दोनों के अर्थ में हो जाएगा, तो या तो इसका विग्रह उपयुक्त होना चाहिए हरा या पीला, ठीक है? या लगा करके करें या और लगा के विग्रह हो रहा है, दोनों पदों की प्रधानता दिखाई गई है, तो वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें कहीं कोई अपवाद वाली बात नहीं है। जैसे राम श्याम पद है तो राम और श्याम कहेंगे, लेकिन उसी तरह से पद आ जाए इधर उधर, क्या विग्रह करेंगे इसका? सर हरा गुण नहीं बता रहा है इसमें, या उधर। जी जी, हरा गुण नहीं बता रहा है, विशेषता नहीं बता रहा है। हरा पीला विशेषता बता रहा है, लेकिन मतलब यहाँ पर वो विशेषण के साथ विशेष पद नहीं है ना, कि हम उसको ले जाएं कर्मधारे या किसी और की तरफ। अगर ऐसा होता तो यहाँ तो दोनों एडजेक्टिव ही हैं, तो उन दोनों और दो ऐसे पद आए हैं जिसके आधार पर हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये हरा पीला, हरा या पीला, या अगर वाक्य में हरा और पीला है तो वो भी गलत नहीं होगा, द्वंद्व का ही उदाहरण है। आपको अगर और स्पष्टता किसी के पास हो तो साथी बताएं। सर मैं कुछ बोलूं? जी। सर कर्मधारय समास विशेष विशेषण भाव पे आधारित होता है। हाँ जी। लेकिन कई बार सर दोनों पद विशेष से होते हैं और कई बार दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे आप कहेंगे नील पीत, तो दोनों पद विशेषण है, लेकिन ये कर्मधारय का ही उदाहरण है सर। और जैसे आम गाछ, दोनों पद ये हैं, विशेष से हैं, लेकिन ये भी कर्मधारय के उदाहरण में ही आता है सर। नहीं, आम गाछ वाले में तो मेरे हिसाब से दोनों विशेष नहीं होगा, गाछ की विशेषता बता रहा है कि वह पेड़ जो है, दोनों संज्ञा पद हैं सर, दोनों संज्ञा पद हैं। संज्ञा पद है, लेकिन वहां विशेषता के रूप में ही प्रयोग हो रहा है आम का, तो लेकिन ठीक है, ये हो सकता है। दोनों ये वाले पॉइंट्स में मैं सहमत हूँ, लेकिन इसकी मुझे इस रूप में मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन वहां जो नीला हरा या कोई शब्द बोला, तो आप बताइए। जैसे नील पीत एक प्रचलित शब्द है, नीला और पीला, नील पीत। हाँ, तो ये कर्मधारय का उदाहरण होता है। मैं भी क्योंकि मुझे इसका ज्ञात नहीं है, तो मैं इस पे कुछ अपनी राय नहीं रखूंगा, क्योंकि जब तक मैं श्योर नहीं हूं तो मैं काटूंगा भी नहीं, मैं भी देखूंगा। लेकिन हाँ, हो सकता है जो आप बता रहे हैं उस रूप में। लेकिन ऐसे प्रचलित इस तरह की चीजें न के बराबर आई हैं, लेकिन हाँ, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बाकी साथियों से भी अनुरोध है कि वो देखेंगे। लेकिन नीला और पीला जो शब्द बोला था, वो जो उसमें जो उसका भाव दिख रहा है, उसमें उस हिसाब से ज्यादा बेहतर है कि वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो। लेकिन जो मोहित सर कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं उस पक्ष को और देखूंगा, तो मैं उस पर बात रख पाऊंगा। ज्यादा गहराई पे जाने से ज्यादा अच्छा है कि हम अभी बेसिक चीजों को जान लें। जैसे जो साथी हिंदी बैकग्राउंड के होंगे तो वो ज्यादा इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा गहराई में जाएंगे तो पहले उलझेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी हम बेसिक जान लें, फिर और गहराई में जितना जाके जानना होगा
उसको जानने की कोशिश करेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें अगले समास पे। अगला समास हम जी ले सर। लें, द्विगु समास। द्विगु समास की क्या परिभाषा है? तो देखिए ये संख्यावाचक रूप में होता है इसका एक पद ना। समाहारे दिगु, समाहारे दिगु। पहला पद संख्यावाची होता है। जी, प्रथम पद संख्या सूचक होता है। अब यहीं से हमारा अपवाद भी शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि द्विगु समास के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो परिभाषा की दृष्टि से तो द्विगु हैं, लेकिन मूलतः है वो क्या है? बहुब्री हो जाता है, बहुब्रीही है। तो इसलिए समास में अपवाद वाली चीजें आपको मिलेंगी, उसको हमें ध्यान में रखना है। अब जैसे एक शब्द है त्रिवेणी, तो अगर हम 3 वेणियों का समूह ले लेंगे तो वो द्विगु में भी आता है किताबों में, लेकिन जब हम 3 वेणियों का संगम के रूप में अर्थात तो वो बहुब्रीही हो जाएगा। दशानन, नहीं, दशानन तो हम जनरली उसी में लेते हैं मैडम, बहुब्रीही में ही लेते हैं बहुब्रीही उसका। में फिर भी इसमें भी तो संख्या है ना। नहीं, ऐसा मिलेगा, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसे पद हैं जिनके विग्रह के अनुसार वे द्विगु भी हो जाएंगे और वो बहुब्रीही भी हो जाएंगे। दशानन, एक दंत, चक्र, चतुर्भुज, पंचानन, ये सब चतुरानन। हाँ, ये सारे ही अपने आप में मूल प्रवृत्ति में बहुब्रीही समास के उदाहरण है। बाकी कोई और सर थोड़े से उदाहरण दे दीजिए जो द्विगु होते हुए भी बहुब्रीही का भाव देते हो। ये सारा जितना हमने बताया ना, ये सब वही है, ये सारे द्विगु के हैं, लेकिन यह सारे उदाहरण बहुब्रीही में आएंगे। एक दंत, चतुरानन, पंचानन, दशानन और ये चतुर्भुज, ये सारे शब्द पारिभाषिक रूप से तो लग रहे हैं ना कि ये प्रथम पद संख्या सूचक है, तो ये होना चाहिए द्विगु, लेकिन ये सारे जो पद हैं ये बहुब्रीही के उदाहरण हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, जैसे मैंने एक त्रिवेणी की बात कही, और भी पद ऐसे मिलेंगे और भी जो साथी को लगे, जो विग्रह के अनुसार ना वे दोनों समास में हो सकते हैं। सर नीलकंठ किस में आएगा सर? नीलकंठ मूल प्रवृत्ति में बहुब्रीही बोलना। लेकिन ये सारे इस पर भी डिपेंड करते हैं कि जैसे किसी वाक्य में प्रयोग है शब्द पद, और वहां से उठा करके पूछ देता है, जैसे कि यहाँ पेड़ पर नीलकंठ को देखा मैंने, और वो पूछ दिया कि यहाँ पर नीलकंठ का आप बताएं, तो उस नीलकंठ को पक्षी के ही रूप में है, तो वहां विशेषण विशेष संबंध ये है, तो वहां पर फिर वो कर्मधारय मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें भी हमें ध्यान रखना होगा। अदरवाइज इसका मतलब जब आएगा ब्रैकेट में दिया है तभी वो बहुब्रीही होगा सर, अन्यथा वो बहुब्रीही नहीं होगा। जी, अगर वो पद आपसे पूछ रहा है केवल बिना पाए, जैसे यहाँ पर पूछा गया पर्यायवाची शब्द, तो शब्द में केवल पद के रूप में दिया गया है तो हम उसे बहुब्रीही ही मानेंगे। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग करके और उससे ऐसा शब्द दे रहा है जिसका अर्थ वहां पर जो या तो वो कर्मधारय है तो कर्मधारय की तरह लग रहा है, या द्विगु है तो द्विगु की तरह लग रहा है, तो वहां हम उसे बहुब्रीही नहीं मानेंगे। सर नीलकंठ इसका नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास हुआ, और नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, तो बहुब्रीही समास। तो इसका अर्थ इसका सर एक मिनट में कंप्लीट करता हूँ। इसका अर्थ सर हम विग्रह के आधार पे हम परिभाषित कर रहे हैं उसके प्रकार को। तो सर जो चंद्रमुखी शब्द है तो कर्मधारय समास भी हो सकता है। देखिए, अगर विग्रह दिया गया है और विग्रह से ऐसा लग रहा है, जनरली देखिए वो कुछ ऐसे शब्दों पदों के अर्थ रूढ़ किए गए हैं बहुब्रीही के अर्थ में कि जनरली विग्रह में वैसा आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ ही जाता है और वहां पर अगर वो विग्रह है और सही विग्रह हमें कर्मधारय और बहुब्रीही में से चुनना है, नीलकंठ जैसे या मृगनयनी जैसे पदों के लिए, तो मेरे हिसाब से उसका चयन बहुब्रीही का करना चाहिए। अगर बहुब्रीही नहीं है और वहां पर उसने विग्रह उसको कर्मधारय की तरह कर रखा है,
तो फिर आपके हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, फिर उसे हम कर्मधारय ही मानेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे शब्दों के पदों के अर्थ कुछ कुछ रूढ़ कर दिए जाते हैं। अब जैसे लंबोदर शब्द में बार बार करूं, लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका, क्या बड़े पेट वालों की कमी है? लेकिन हम किसी को बड़े पेट वाले को कभी लंबोदर नहीं कहते हैं, व्यंग में कह लेते हैं, हास्य में कह लेते हैं, लेकिन लंबोदर शब्द आते ही हमारे दिमाग में हमेशा गणेश ही आते हैं। तो इस तरह शब्दों में कुछ रूढ़ कर दिया गया है विशेष अर्थ में, कि फिर उस पर ऐसे हम कर ले, करने के लिए तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो संज्ञा विशेषण के रूप में, विशेषण संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर विग्रह में है, दोनों है, तो मेरे हिसाब से हमें बहुव्रीहि का चयन करना चाहिए। अगर बहुव्रीहि नहीं है और अगर उसका विग्रह कर्मधारय की तरह किया गया है तो भी हमारे पास गलत होने की चांस नहीं है, मेरा ऐसा लेकिन यदि सर विग्रह नहीं दिया गया हो जी, तो मतलब एक कठिनाई है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है डिसाइड करना। नहीं, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है। अगर दोनों भी ऑप्शन है कि मृगनयनी शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि अगर होता है तो हमें बहुव्रीहि ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका ज्यादा एप्रोप्रिएट उत्तर है उसकी अपेक्षा। और वैसे भी जहां पर थोड़े से भी विवाद सी स्थिति लगती है तो प्रश्न के बनाते समय वो बहुत शोध करते हैं कि जरा सी भी शंका है कि नहीं ये दोनों एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, गलतियां हो जाए अलग बात है, तो वो देते नहीं है। तो अभी तक जितने चीजों को पढ़ा गया है उसमें सारी चीजें वैसे ही आई हैं। तो अब दो और रह गया, कर्मधारय में उपमेय उपमान और विशेषण विशेष से संबंध होता है। मोहित सर ने एक तीसरी चीज बताई जो मैंने नहीं देखी, कई ऐसे व्याकरण की किताबें देखी, मैं उस पर देखूंगा, लेकिन उतनी गहराई में फिलहाल हम ना जाएं। उपमेय उपमान संबंध है और उपमेय उपमान संबंध की ही बात हो रही है, विशेषण विशेष से संबंध की ही बात हो रही है, वो बाहरी अर्थ नहीं दे रहा है, तो वहां पर हम कर्मधारय के ही रूप में लेंगे। जैसे नील कमल, नीला है कमल जो कमल की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो कर्मधारय है, उसमें कोई बाहरी अर्थ नहीं छुपा हुआ है। स्वर्ण लता सोने के समान, स्वर्ण के समान लता, ये उपमेय उपमान संबंध है, यहाँ भी कोई ऐसी गहराई की बात नहीं है, तो ये कर्मधारय है। लेकिन ऐसे कोई शब्द आए जो कर्मधारय हो लेकिन उसका बाहरी अर्थ रूढ़ होता है, तो वो सारे हो जाएंगे फिर क्या, बहुव्रीहि। जैसे हमें खासकर द्विगु समास और कर्मधारय समास को करते समय अपवादों पर जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर मेरे हिसाब से जरूर पूछता होगा ऐसा कि हम जो नियम जानते हैं ये द्विगु समास का प्रथम पद संख्या सूचक और कर्मधारय का जानते हैं कि ये विशेषण विशेष से संबंध या उपमेय उपमान संबंध है, लेकिन जो बाहरी अर्थ निकलने लगता है नीलकंठ की तरह, तो हमें वहां पर ध्यान देना होगा। बाहरी अर्थ चला जाएगा उपमेय उपमान या विशेषण विशेष में, तो वो बहुव्रीहि होगा, नहीं तो हमारा वो कर्मधारय होगा। और कोई इस पे कोई डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप फिर पढ़ लें, फिर अगली बार क्लास होगी तो फिर हम इस पे और चर्चा कर लेंगे, और जो मोहित सर ने कहा है उसको और हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मैं ये कहूंगा कि आप बहुत गहराई में न जाएं, हम यहाँ पर कोई साहित्यिक चर्चा परिचर्चा पे नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि हम इस तरह के विषयों पर टू द पॉइंट रहें, कि जिससे हमारा जितना हमने बताया, जितनी आपकी समझ बनी, उससे काम चल जाएगा, उसमें कहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं है जी। तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट प्रश्न पर, या और भी समास पे कहीं कुछ और जिज्ञासा हो तो बात कर लें। नेक्स्ट, हाँ ओके। अब ये जो वाक्य शुद्धि वाली चीजें होती हैं, कई बार चीजें फंस जाती हैं। आपके हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। सर मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए, चारों पुत्रों को बुला लीजिए। पर ये पहला ही सही है, चारों पुत्रों को बुला लीजिए, लेकिन ऑप्शन इसमें गलत दिया है, मुझे ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, ऑप्शन को छोड़ देते हैं, अभी हम पहला है सही। और कोई और भी कोई वाक्य सही लग रहा है इसमें किसी को? नहीं सर, पहला ही लग रहा है, सही है। अच्छा, तीसरा किसी को सही लगा? तीसरा भी सही लग रहा है जी सर, जी सर, तीसरा भी तीसरा हाँ, सर, तीसरा ये बहुवचन है सर, गन्ने बहुत मीठे हैं,
हाँ और यदि एक वचन होता, सिंगुलर होता, तो गन्ना बहुत मीठा है, तो हाँ उस सेंस में ये करेक्ट हो सकता था सर। हाँ, तो और बिल्कुल वही तो वाक्य की शुद्धि तो वही होती है ना जी हमारा। जी जी। उसमें हम सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट, वर्ब, लिंग, वचन सारी जी, चीजों को देखते हुए बनता है। तो और जो सर और जी फर्स्ट ऑप्शन की बात हो रही है, हाँ उसमें सर चारों पुत्रों को बुला लीजिए। हम्म यदि आप वर्ड इज मैड होगा तो मुझे हम्म लगता है कि वो सही होता। आप अपने चारों पुत्रों को बुला लीजिए तो करेक्ट होता। नहीं, अगर अब जो लगेगा उसको हम छोड़ दें, जो वाक्य दिया गया है तो वो उतने में वो सही है लग रहा है कि नहीं आपको? जैसे बाकी साथियों ने कहा कि वो भी सही है, कई लोगों ने कहा ना चारों पुत्रों को बुला लीजिए, ये भी सही ही है। सही लग रहा है सर ये तो। हाँ सर मेरे जी सर हाँ गन्ने वाले में तो बिंदी भी नहीं लगी गन्ने में। नहीं, बिंदी होनी नहीं चाहिए, मात्रा सही है उसकी, स्पेलिंग गलत नहीं है गन्ने की। तीसरा सही है सर। ओके पहले वाले आम की बिंदी लगी है वो गलत है। सर मैं ये कह ये रहा जो था, बिंदी है गंदे के ऊपर एक हैं की बिंदी है, वो गलत है क्या? वन बाई वन करके बोले, एक बोल रहे हो तो दूसरा अपना माइक ना ओपन करें। हाँ जी गन्ने जी के ऊपर सर, गन्ने में जो मीठे पर हैं पे जो बिंदी लगी है वो सही मानेगी या गलत होगी? नहीं, बिल्कुल गन्ने बहुवचन है तो क्रिया तो प्लूरल ही होगी ना, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया है नहीं है ही नहीं, एक होगा। तो है होता है, एक है होता है, वो ये तो है ना। हाँ, है सर और है में पहला फर्क है। वाला पहला वाला चारों पुत्रों को बुलाइए। नहीं, वो तो कई तरह से वाक्य बन सकते हैं ना सर, कई तरह से बन सर सकते हैं जी। सर मैं ये कह रहा था, ये क्वेश्चन मुझे लगता है ऊपर होना चाहिए था, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए, और ये चौथे वाला अशुद्ध होना चाहिए सर। तो आपके हिसाब से दूसरा वाक्य शुद्ध है? तो दूसरा अशुद्ध है। दूसरा तो वाक्य शुद्ध है। जो सर ने नहीं कहा सर, मैं आप है, आप अपना काम कीजिए। आप भी कह रहे हो और करो भी करो, ऐसा नहीं होता। आप अपना काम सर कीजिए। अपने से छोटों को तो मैम बोलते ही हैं, आप अपना काम करो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ सर, ये लेकिन सर, चौथा तो सर बिल्कुल अशुद्ध है, ये बोलने चौथा ही अशुद्ध लग रहा है हाँ सब में। हाँ बिल्कुल। ऊपर ही होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। देखिए इसमें जो ठीक है, आपने कहा आप अपना काम करो, हम छोटों को बोलते हैं, लेकिन जो हिंदी के वाक्य संरचना है व्याकरणिक रूप से हमें देखना है, प्रचलन की दृष्टि से, बोलचाल की दृष्टि से नहीं। तो उसमें आप जो है आदर सूचक शब्द है, और हिंदी का व्याकरण ये कहता है कि आदर सूचक संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया बहुवचन के तरह से प्रयोग होनी चाहिए या आदर सूचक क्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल। आपके साथ करो शब्द उपयुक्त नहीं है। हम बोल ले, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते हैं, बोलने में तो हम लोग हिंदी बहुत प्रकार से बोलते हैं, लेकिन ये तो व्याकरण उस नहीं हिसाब होता से है। मेरा ऐसा मानना है कि आप के साथ करो शब्द का क्रिया उपयुक्त नहीं है, जो व्याकरण का विधान है हिंदी का। मेरा एक ये रूप है। चौथे पे तो डिस्कस करना नहीं है क्योंकि वो सबको पता है गलत है। अब पहला और तीसरा, या दूसरे पर और किसी को कोई आपत्ति हो या लगे कि नहीं यहाँ कुछ और हो सकता है तो कर ले। मेरे हिसाब से जो है पहला और तीसरा दोनों वाक्य सही हैं। मैंने, क्योंकि तीसरे में भी कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा बिल्कुल सही है, गन्ना का बहुवचन गन्ने हैं। एक सर ने कहा था है और हैं का प्रयोग, तो इज और आर की तरह का फर्क है। अगर है अंग्रेजी में इज है तो उसका है होगा, आर है तो हैं होगा। वो सहायक क्रिया एक वचन और बहुवचन की तरह की बात है। गन्ने शब्द बहुवचन है तो उसके साथ सहायक क्रिया हैं होगा, और अगर गन्ना शब्द होता, गन्ना बहुत मीठा है तो है होता। बिंदी का बड़ा फर्क है, नुक्ता के फेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। सर ये एक बात क्लियर करेंगे क्या कि जो चौथा वाला है उसमें सही क्या मुझे 10 रुपए दे दीजिए ये होना चाहिए था? हाँ बताएं, और साथी लोग बताएं। नहीं सर, मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मेरे को नहीं है कुछ। मेरे को इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। मुझे 10 रुपए दे दीजिए विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ये मेरे को तेरे को जो शब्द हम बोलते हैं ना, ये व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः अशुद्ध है। ये सर मैं कुछ बोलना चाहूँ इसमें। हाँ सर। सर इसमें ये जो चौथा है ना, मेरे को ये सब लैंग्वेज जो है ना चलित भाषा में कहा जाता है, ये बिल्कुल जोनल बेसिस पे भी हो सकता है। जी। जैसे एक सर ने अभी बोला था, मतलब सेकंड वाले जो स्टेटमेंट है, जैसे आप अपना काम करो, है ना, ये भी जो हम बोलते हैं, चाहे हम नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं या कहीं पे भी बोलते हैं, तो ये भी मतलब शुद्ध हिंदी नहीं है। ये उस पर्टिकुलर रीजियन का या पर्टिकुलर जगह का
चलित भाषा के हिसाब से आ रहा है। लेकिन आपने अभी बड़े अच्छे एक्सप्लेन किया था सर, तो यही मैं सबको बोलना चाहूँ, ये तो चलित भाषा के हिसाब से है, माने भले हम लोगों को लगे कि इट इज एन यूजुअल प्रैक्टिस, बट इट इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस एज पर द ग्रामेटिकल सेंस इज कंसर्न। व्याकरण की दृष्टि से हमें समझना है, हाँ ठीक है ना, बाकी तो और चौथा तो सर गलत है जी। मतलब सर उसको क्या जो अपन बोलते हैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। जी मैम। क्या होता है कि जैसे जो पुत्र होता है ना सर, वो अपने आप में बहुवचन भी होता है। जैसे अगर बेटा है तो बेटा तो आपका एक वचन है, और जो बेटे आएंगे वो बहुवचन है, पर पुत्र अपने आप में सर बहुवचन भी हो जाता है। तो चारों पुत्र बुला लीजिए। हाँ, ये भी हो सकता है, अगर आपको हटाएंगी तो पुत्र पे हो जाएगा, चारों पुत्र बुला लीजिए, ये हो सकता है। पुत्र जो है वो अपने आप में बहुवचन के रूप में भी यूज होता है ना सर। नहीं, पुत्र से तो एक सर ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना पुत्र बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है सर। नहीं, मैम का कहना है कि मार दिए गए, उसके सभी पुत्र मार दिए गए, बहुवचन है सर। उसके सभी पुत्र मार दिए गए, ये बहुवचन है। पर आप ये नहीं कह सकते उसके सभी बेटा मार दिए गए, तब आप कहेंगे उसके सभी बेटे मार दिए गए। पर आप देखिए उसके सभी पुत्र मार दिए गए, ये बहुवचन है। किसी संज्ञा पद के पहले कोई बहुवचन बताने वाले सूचक शब्द होते हैं तो उस पद को एक वचन की तरह प्रयोग हो सकता है। जैसे पुत्रों के पहले चारों शब्द है, ये चारों अपने आप में बहुवचन है, तो वाक्य की संरचना में पुत्र का प्रयोग हो सकता है। लेकिन पुत्र अगर पद की जगह शब्द है स्वतंत्र रूप में तो वो एक वचन है, वो बहुवचन नहीं होगा। वाक्य के प्रयोग से ही पता चलेगा कि पुत्र एक वचन है या बहुवचन है। इन जनरल हम नहीं मान लेंगे, चारों आ गया ना, चारों तब जी बिल्कुल। हाँ, उस दृष्टिकोण से अगर आप वाक्य को बदल ले, चारों पुत्र बुला लीजिए, वो भी वाक्य सही है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन क्या हम चारों पुत्रों को बुला लीजिए, इसे हम किस आधार पे कहें गलत है? मेरी समझ से तो वो गलत नहीं है, लेकिन मैं दावा नहीं करूंगा। तीसरा भी सही है और पहला भी सही है। हमने भी और कई स्रोतों से बातचीत की लोगों से, तो उनका भी यही कहना है। बाकी किसी साथी को लग रहा है कि व्याकरणिक आधार देना पड़ेगा ना कि क्यों गलत है। वैसे एक तो इसका जो उत्तर है, उत्तर भी एक बार दिखा दे सर, क्योंकि उत्तर अपने आप में सही नहीं लग रहा है। सर क्या ये ऐसा नहीं हो सकता चारों पुत्र को बुलाइए? नहीं, वो भी हो सकता है, चारों पुत्र को बुलाइए, लेकिन बुला लीजिए में भी कहीं से भी वो नहीं लग रहा है कि वो गलत हो। मैं कहीं से भी कही और फोर्थ ऑप्शन सर जो है, मुझे 10 रुपए दीजिए, दे दीजिए की जगह दीजिए भी तो हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। दे दीजिए और दीजिए दोनों के अपने भाव हैं, दोनों सही हैं। 10 रुपए दीजिए या 10 रुपए दे दीजिए, वो भी है। 10 रुपए दीजिए ये ज्यादा सही है, मुझे 10 रुपए दे दीजिए। लेकिन 10 रुपए दे दीजिए उसमें थोड़ा सा अलग एक्सेंट है कि दे ही दीजिए आप मुझे, जोर है थोड़ा सा। अब आप इसका उत्तर है, आप अपना काम करो, जो मुझे किसी रूप में सही नहीं लग रहा है। क्योंकि जो व्याकरण के रूप में जो हम वाक्य संरचना पढ़ते हैं उसी हिसाब से ये गलत है। आदर्श सूचक वाक्य में हिंदी में हमेशा हमने ही पढ़ा है कि क्रिया बहुवचन के, ठीक है। मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो पिता तो हमारे एक ही हैं, लेकिन आदर्श सूचक है, इसलिए मेरा पिताजी आ रहा है हम कहीं नहीं कहते। अंग्रेजी का वाक्य की संरचना अलग है, वहां सिंगुलर को सिंगुलर रूप में ही, उसके लिए क्रिया भी सिंगुलर रूप में ही प्रयोग होगी, इजी होगा फादर के साथ। लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है। आदर्श सूचक वाक्य जहां पर है, उस आदर को बताने के लिए क्रिया का बहुवचन का रूप का प्रयोग होता है। इसलिए अपना का आप शब्द ये आदर्श सूचक शब्द है। इसलिए क्वेश्चन में ही सर वो सही को ना कह के गलत को छांट रहा, ऐसा ही हो सकता है सर। हाँ, लेकिन वहां पर तो फिर दो मैं वही कह रहा हूँ सर, अशुद्ध वाक्य छाटिए में चौथा आंसर सही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऊपर ही शुद्ध की जगह शुद्ध होना चाहिए था। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा शुद्धता को के नियमानुसार देखें ना सर, तो ये वाक्य भी शुद्ध नहीं है। बाकी अपने अपने तर्क हो सकते हैं, आप लोग भी इसे देखेंगे कि जो व्याकरण की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे हम लोग। व्याकरण की दृष्टि से आप जो है
वह अगर एक वचन भी है तो आप शब्द एक वचन आदर्शसूचक शब्द है, फिर उसमें हम ये नहीं करेंगे कि करो शब्द का प्रयोग करें। फिर भी इसे देखेंगे, अगली क्लास में कभी होगा तो डिस्कस कर लेंगे। जे 8 आंसू गिराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत रोना, थर्ड। और साथी? पश्चाताप करना सर। चारों में पश्चाताप करना। ओके, बहुत रोना, पश्चाताप ही होगा सर। सरल, आविर्भाव, प्रादुर्भाव। ये आविर्भाव प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ कोई स्पष्ट करेगा? ये क्यों दे दिया यहाँ पर? क्योंकि कई बार, जैसे मेरे साथ अंग्रेजी में कई बार गलतियां इसलिए होती हैं कि मैं शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाता। तो भाषा सर आगमन और प्रस्थान शायद इसका अर्थ है क्या? आविर्भाव और प्रादुर्भाव? जी जी हाँ, आगमन के ही अर्थ में। आगमन और प्रस्थान इस सेंस में है क्या सर? अच्छा जी जी। और हाँ बीना मैम। नहीं सर, मैं बोलूं? मुझे ये विपरीत शब्द लगे थोड़ा। वैसे प्रादुर्भाव कुछ ऐसे भी इंप्रेशन में भी जा रहे हैं, जैसे तो थोड़ा सा नहीं, दोनों विपरीत नहीं है, समानार्थी शब्द है। यही तो प्रादुर्भाव मतलब जन्म होना ही होता है, आविर्भाव भी अंदर आना ही होता है। दोनों का अर्थ आगमन के ही अर्थ में है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग है ना, उसके हिसाब से किसी का आविर्भाव होता है, किसी का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, जैसे आमंत्रण और निमंत्रण का फर्क है, उसी तरह से चीजें हैं। जो मैंने सर्च किया और व्याकरण की किताबों से थोड़ा देखा कि जब टाइम काल को अगर बताना होता है ना, टाइम के आने के लिए कालखंड वगैरह ये सब, तो वहां आविर्भाव का प्रयोग होता है। और जब किसी महान व्यक्तित्व के आगमन या उदय की बात होती है तो वहां हम प्रादुर्भाव ले लेते हैं। जैसे त्रेता युग का आविर्भाव हुआ और त्रेता युग में राम का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है जी सर। हाँ, ये भी विलोम बिल्कुल नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और परोक्ष शब्द आता है, वहां भी हमें लगता है कि ये विलोम है, लेकिन दोनों समानार्थी हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब ही है परोक्ष, इनडायरेक्ट। ये कुछ ऐसे शब्द है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो थोड़ी सी जिसकी मतलब ऐसा कठिन नहीं है, हिंदी अंग्रेजी की तरह ज्यादा कठिन शब्दों में नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हम पढ़ते रहते हैं तो जानते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम फंस जाते हैं, अप्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक सर है? एक मिनट, एक सर ये प्रादुर्भाव का सर एक बार प्लीज रिपीट करेंगे सर? दोनों के आने के अर्थ में है। पहला तो आप ये बेसिक जानिए, आगमन के अर्थ में, उदय होने के अर्थ में। तो लेकिन जो सर्च करने पर इन शब्दों के प्रयोग जो हुए कि किस तरीके से होगा, समानार्थी होते हुए भी हम एक जगह एक ही तरह से प्रयोग नहीं करते। तो कालखंड को लेकर के, समय सीमा इस तरह की चीजों में अगर हम प्रयोग करते तो वहां आविर्भाव का होता है। मैंने कहा ना कि त्रेता युग का आविर्भाव हुआ, और प्रादुर्भाव होता है किसी व्यक्ति विशेष या महान व्यक्तित्व के आगमन के लिए हम प्रादुर्भाव शब्द का, कि त्रेता युग में राम का प्रादुर्भाव हुआ। अब जैसे जन्म और अवतार की बात करते हैं हम, दोनों का अर्थ तो जन्म ही है, लेकिन सामान्य आदमी का जन्म होता है, महान व्यक्तियों का या ईश्वर का, और ईश्वर अवतार लेता है। दोनों ही जन्म का ही अर्थ में है, लेकिन ये शब्द के अपने अपने रूप हैं जो हमें जानना चाहिए। जैसे पानी है और जल है, तो लेकिन दोनों का अपना, जैसे पानी पीते हैं हम, जल नहीं पीते हैं। जल हम मंदिर में शिव के या मूर्तियों पर चढ़ाते हैं, हम भगवान पर पानी नहीं चढ़ाते, जल चढ़ाते हैं। और पीने के अर्थ में हम भले कई जगह है बंगाल में चले जाएं तो जल खाबो शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन पानी का प्रयोग सामान्य अर्थ में पीने के अर्थ में है। जल में आध्यात्मिक रिचुअल्स भाव आ गया तो वो हम शिव के जब माथे पर चढ़ाते हैं मंदिर में तो वो जल हो जाता है। तो ये थोड़े से शब्दों की चीजें हैं जो हमें उसी तरह आविर्भाव, प्रादुर्भाव, जन्म और अवतार आदि ये सब चीजें हैं। अब आते हैं इसके उत्तर पे। उत्तर सबसे पहले शायद वीना मैम ने कहा था तीसरा, बहुत रोना, जहां तक मुझे याद है। जी सर। हाँ, तो इसका उत्तर यही होगा, पश्चाताप करना इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, 8 आंसू रोना, जार जार रोना, ये सारे होता है बहुत ज्यादा रोने के अर्थ में ही आता है। इसमें कई और अर्थ इसमें छुपा हुआ नहीं है। इसका उत्तर क्या है सर? इसका एक बार दिखा दे।
बहुत रोना। ठीक है, आगे बढ़े या कोई इस पे डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो है मुझे लग रहा है जैसा कि सर ने एक बार दिखा रहे थे, ये पैराग्राफ बेस्ड प्रश्न है, ऐसा है सर? यस सर, ये कॉम्प्रिहेंशन है, गद्यांश जैसा कॉम्प्रिहेंशन है ना ये हाँ जी रीडिंग सेक्शन का है, लेकिन जिस तरह का प्रश्न है हम बिना रीडिंग सेक्शन को पढ़े भी कर सकते हैं। ये जो आया है, क्योंकि इस लाइनों से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध है, हिम्मत और जिंदगी, उसका पैराग्राफ ये मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा था और मेरे प्रिय उनमें कुछ लाइनें जो आई हुई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो पानी में अमृत वाला तत्व, इसको समझना है। पानी में अमृत वाला तत्व, किसे लगेगा कि पानी में अमृत है? अब अमृत का काम क्या होता है? जीवन देना। तो पानी यहाँ जीवन दायिनी के रूप में, तो सर आप गद्यांश के संबंध में सेकंड है इसका, जो धूप में खूब सूख चुका है। हाँ, अगर हम उसको न भी देखें ना, तो आप खुद भी देख लेंगे तो इसका मिलता हुआ पानी में जो अमृत वाला तत्व है, अमृत जैसा पानी किसे लगेगा? जो खूब प्यासा हो। तो यहाँ अगर हम देखें तो बहुत प्यासा बताने के लिए किस लाइन में भाव है? बिल्कुल वही जो धूप में खूब सूख चुका है। तो उस रूप में भी कि उन्होंने कहा है कि पानी में जो अमृत वाला तत्व है वही जानता है जिसने रेगिस्तान की गर्मी झेली हो। तो इस रूप में इसका अर्थ यही होगा। बाकी और किसी को कोई डाउट हो तो बात कर ले, मेरे हिसाब से इसमें और कोई ऐसा है नहीं। अगर आप पैराग्राफ देखेंगे तो भी होगा, नहीं भी देखेंगे तो भी इसका उत्तर यही होगा। फिर भी अगर कोई और हमारे विद्वान साथी हो जो इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अगर किसी की कोई क्वेरी ना हो तो। हाँ देखिए, उत्तर भी यही है, होना भी वही चाहिए, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। जी आगे। सुख का स्वाद किसे अधिक मिलता है? अब ये इन जनरल तरह से भी हम प्रश्न को समझ ले तो ऑप्शन से अपने आप हमें उत्तर मिल जाएगा कि जो सुख हमें जीवन में मिलता है उस सुख को कौन ज्यादा महत्वपूर्ण मानेगा। सुख का स्वाद मिलने का मतलब क्या? कि कौन से व्यक्ति को जो सुख मिलेगा उससे वह आनंदित करेगा, बड़ा ये होगा। तो आप देख लें क्या उत्तर लग रहा है। बिल्कुल सबके आ रहे हैं उत्तर। एक से अलग किसी को लग रहा है तो बता दे। जिन्हें मूल्यों सुखों का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। अब जो किसी चीज को नो पेन नो गेन वाली बात होती है, जिसने कोई कष्ट झेला नहीं है तो उसे जो आनंद मिलेगा। उन्होंने उसी में एक लाइन और भी कही है कि जिसका जीवन सुखों सुविधाओं से भरा हुआ है उसके लिए वह सुख ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। यानी जो वैभवशाली जीवन जीता है उसे पता ही नहीं होता कि जीवन में कष्ट क्या होता है। जिसने कष्ट भोगा नहीं, अब एक गरीब आदमी के बच्चे को साधारण मोबाइल भी मिल जाता है, बच्चे को उसकी खुशी देखिए। और एक पैसे वाले को आप आईफोन i15 भी खरीद करके दे दे एप्पल का, तो भी उसके लिए वो एक सामान्य होगा, उसको ना वो खुशी मिलेगी ना उत्साह होगा, क्योंकि उसने उसे पाने के लिए जो मूल्य चुकाने होने थे, कष्ट भोगने होते हैं, उसने नहीं भोगा है। तो जब हम किसी चीज को पाने के लिए उसका मूल्य चुकाते हैं तो पता होता है। जैसे कई साथी पहली बार में प्रिंसिपल बन गए होंगे, कई ऐसे होंगे जिन्होंने 2-3 बार दिया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो इंटरव्यू से लौट आए होंगे, और चौथे 5वें अटेम्प्ट में मेहनत करते करते जब आप प्रिंसिपल बनेंगे तो आपको एक अलग एहसास होगा कि हमने अपने मेहनत का परिणाम यानी सुख का स्वाद चख लिया है। तो मूल्य पहले जो चुकाता है उसे उसके सुख की वैल्यू का पता होता है, इस अर्थ में है ये। आगे बढ़े। जी सर। कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछते चलेंगे सभी। जो सुखों का मूल्य चुकाते हैं ये उत्तर है, और पैराग्राफ देखेंगे तो ऐसे भी गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बिना भी ये यही उत्तर होगा इसमें। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न सर। ये तो हो गया। नहीं ये नहीं हुआ ना। अच्छा, जिंदगी में मजे उनके लिए हैं, किसके लिए है? मजा कब आता है? अब इन जनरल भी सोचिए, जीवन में मजा कब आता है? जब हम कुछ ऐसा कर लेते हैं अपनी मेहनत से और हासिल कर लेते हैं, तब आनंद आता है।
पढ़ लिया, मेहनत कर लिया और प्रिंसिपल बने तो एक मजा आएगा। तो उस रूप में अगर हम देखें तो सबका उत्तर इसमें एक आ रहा था। ठीक है, जिंदगी के मजे उनके लिए हैं जो भूखे प्यासे रेगिस्तान से आ रहे हैं। अब रेगिस्तान से आने का मतलब, क्योंकि साहित्य है ये, सामान्य सामाजिक विज्ञान या साइंस का नहीं है कि हमें अर्थ निकालना है, हमें भावार्थ निकालना है। तो रेगिस्तान से आने का मतलब भूखे प्यासे जिसने भयंकर कष्ट झेले हैं। रेगिस्तान की गर्मी को झेलना मतलब जीवन के विभिन्न विषद परिस्थितियों को, कठिन परिस्थितियों को झेलना होता है। और जिसने उन कष्ट को झेल लिया है और उसके बाद जो उसे आनंद मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी, तो वही मजा उसमें है। तो इस अर्थ में है। बाकी अगर किसी को और उत्तर लग रहा है तो बताएं। मेरे हिसाब से भी सबने जो 1 कहा है, सर उत्तर इसका क्या है एक बार दिखा दे, क्योंकि पैराग्राफ वाला है तो ज्यादा इस पे डिस्कस। जो भूखे प्यासे, लेकिन आशय को समझना है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी नेक्स्ट। सर ये अर्थ और भावार्थ आपने शब्द बोला था सर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। साहित्य में चाहे वो अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, तो अर्थ का मतलब होता है जो हमने कहा वही उसका अर्थ निकले। लेकिन जब हमने उसका कोई बाहरी अर्थ या भाव निकाला, जैसे हमने कहा जीवन में कांटे ही कांटे हैं, तो आपने क्या अर्थ निकाला? क्या हमारे चारों तरफ कांटे भरे हुए हैं, या क्या अर्थ निकाला आपने इसका? कि मुश्किलें हैं जीवन में, मुश्किलें हैं। तो यही जो प्रतीकात्मक या छुपे हुए भाव शब्दों के पीछे के होते हैं, वही अर्थ के पीछे का अर्थ, भावार्थ। थैंक यू ठीक है, हाँ इस रूप में हम साहित्य को लेते हैं। कि 1 और 1 11 हो जाते हैं। ये कहीं भी साइंस में और इसमें हम इसे प्रूफ नहीं करते, 1 और 1 तो 2 ही होता है। साहित्य का मतलब हमारी मिल करके जब हम चलेंगे तो 2 मिलेंगे तो 11 के बराबर हो जाएंगे या कुछ ऐसा। तो इस तरीके से भावार्थ को समझना है तो फिर हम बहुत तरह के साहित्यिक प्रश्नों को उत्तर खुद ब खुद दे सकते हैं। जी, अब पर्यायवाची का आ गया। अब इसमें भी जो शब्द आए हैं यहाँ भी थोड़े से हैं। उत्तर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए समुद्र का पर्यायवाची? सर जलधर। जलधर। पहला होना चाहिए सर रत्नाकर। रत्नाकर। जलधर तो बादल है सर, जलधर बादल है, रत्नाकर होगा। हलधर और प्योधर दोनों बादल हैं। हलधर किसान को कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब कहीं कहीं ऐसे है ना, अब इसमें कई बार ऐसा है कि एक शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं, तो वहां हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा शब्द है जो उत्तर बन सकता है। जैसे पयोधर और जलधर, इसका अर्थ देखें तो जल को धारण करने वाला जलधर होगा, हल को धारण करने वाला हलधर होगा। तो जलधर समुद्र क्यों नहीं होना चाहिए? समुद्र भी तो जल धारण करके रखता है। ठीक है। और पयोधर्म का पय का मतलब होता है पानी, पानी, और इस अर्थ में ही उसका प्रयोग होता है पय। तो पयोधर यानी पय को धारण करने वाला, तो बादल भी होगा और समुद्र भी होना चाहिए। तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जलधर भी होना चाहिए, पयोधर भी होना चाहिए। किसी एक ने कहा कि रत्नाकर है। तो ये 3 शब्द हैं जिनका 2 शब्द लास्ट वाले जो जल को धारण करने के अर्थ में है। तो शब्द की दृष्टि से तो ये गलत नहीं है, समुद्र भी होना चाहिए। लेकिन फिर हम देखेंगे कि इसका उपयुक्त प्रयोग क्या होता है। जब हम अभी जैसे पहले भी हमने समास में भी बात की थी, तो जलधर और पयोधर भले ही इसका हम अर्थ निकाल दें और ये समुद्र बन जाए, लेकिन प्रचलित रूप में इन दोनों का प्रयोग हम बादल के अर्थ में करते हैं। ठीक है। तो यहां इसके आधार पर हम जलधर और पयोधर को समुद्र का पर्यायवाची नहीं मानेंगे। अर्थ की दृष्टि से अगर हमें कहीं निकालना हो, साहित्य में बात करनी हो तो कर लेंगे। व्याकरण में हम ज्यादा साहित्यिक क्रिएटिविटी वाले या क्रियाशीलता को या रचनाशीलता को नहीं लेके चल सकते, जो हम उसमें अपनी कल्पना से नए नए शब्द बना लेते हैं। अब समुद्र को हलधर को अगर हम हलधर का समास यहाँ पर अगर हमें करना हो तो हम क्या कहते हैं हलधर को? हल को धारण करने वाला बलराम। बलराम। हाँ बिल्कुल। तो हलधर शब्द अगर सामासिक पद में आ जाता
तो यहाँ वो किसान के अर्थ में न आकर के वो हलधर हम कहते हैं बलराम को, कृष्ण के भाई को, तो वो बहुब्रीही हो जाता। तो यहाँ वो है नहीं। रत्नाकर का क्या अर्थ होता है? समुद्र में रत्न पाए जाते हैं उससे ना। तो रत्नाकर का मतलब क्या है? इसका अगर हम विच्छेद रत्न करें को धारण करने वाला सर। सर इसमें रत्न, हाँ, रत्न को धारण करने वाला सर। रत्नों को आकार देने वाला। रत्नों को आकार देने वाला। और कोई साथी? नहीं सर, इसका मतलब है रत्नों का भंडार, रत्नों का घर, भंडार, भंडार। हाँ जी, रत्नाकर, समुद्र को रत्नों का भंडार भी कहा जाता है, उसमें तमाम सारे। अच्छा, तो ये भंडार कहाँ से शब्द, इसमें भंडार का सूचक शब्द है इसमें कुछ? आकर शब्द जो है सर, आकर का मतलब घर होता है, भंडार। अच्छा, इस सेंस में ले सकते हैं। हाँ, और कोई साथी? खजाना कह सकते हैं। जी जी, हाँ, कुसुमलता मैम। रत्नों का आगार, आगार मतलब भंडार। हाँ, आगार नहीं, हाँ, आगार शब्द नहीं, आकर। बाकी ठीक कहा अरुण सर ने भी, मैम ने भी। आकर जो शब्द, रत्न जमा आकर है, और आकर का मतलब होता है खान। ठीक है, तो समुद्र रत्नों की खान है, भंडार है, भंडार शब्द भी लेंगे। आकर का शाब्दिक अर्थ होता है खान। तो रत्नों की खान है, समुद्र का पर्यायवाची ये बना है, तो इसलिए रत्नाकर शब्द यहाँ सबसे उपयुक्त है समुद्र के पर्यायवाची के रूप में। बाकी किसी साथी को और कोई डाउट हो तो इस पे बात कर ले।